क्या उगेगा? वहां नफरत की फसल उगेगी, अन्याय की फसल उगेगी और अत्याचार की फसल उगेगी। जिन खेत खलिहानों में हाथरस की एक बेटी पली बढ़ी और खेली कूदी, उसी खेत में रात में 2:30 बजे उसी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जीते जी भी उसके साथ अत्याचार हुआ और मरने के बाद भी इस बेटी को सम्मानजनक विदाई नहीं मिली। और इसी के साथ हाथरस पुलिस ने कल आधी रात को सच का अंतिम संस्कार भी कर दिया। आज हम आपको हाथरस के भूलगढ़ी गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके बाद स्थिति आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि इस खबर में हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन सच का कोई पक्ष नहीं होता, सच निष्पक्ष होता है। इसलिए आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद संपूर्ण सच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आज भारत के सबसे पुराने विवाद, सबसे बड़े राजनीतिक विवाद और सबसे बड़े धार्मिक विवाद में सबसे बड़ा फैसला आया है। अदालत ने आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 लोगों को बाबरी मस्जिद के मामले में क्लीन चिट दे दी है। 28 वर्षों से हम हर चुनाव में अखबार की हर हेडलाइन में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की खबर देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इन 28 वर्षों तक ये सारे लोग खुद पर आरोपी शब्द का बोझ लेकर जीते रहे और पूरा देश भी इन्हें आरोपी ही मानता रहा। लेकिन अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया जाना एक षड्यंत्र था या नहीं, इसका फैसला अदालत ने आज दे दिया। आज हम तथ्यों, तारीखों और सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के आधार पर इस खबर का आप सब के लिए एक गहन विश्लेषण शुरू करेंगे, क्योंकि आज एक युग की समाप्ति हुई है और आज से एक नए युग की शुरुआत भी हो गई है। और ये नया युग जो है, ये बाबरी मस्जिद के विवाद से परे है। और डीएनए में आज रात 10 बजे हम आपको बहस के सबसे बड़े मंच के पतन की पराकाष्ठा दिखाएंगे। अभी तक आपने भारत में न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में होती हुई तू मैं देखी होगी। अगर आप बहस के गिरते स्तर पर निराश हो रहे हैं, तो आज हम आपको अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट के कुछ झलकियां दिखाएंगे। टीवी डिबेट्स के गिरते स्तर की ही तरह बहस के सबसे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय मंच का भी काफी हद तक पतन हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस बार आपको बिहार के चुनाव प्रचार और अमेरिका के चुनाव प्रचार में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। आप कह सकते हैं कि दोनों चुनावों में देश और काल ही अलग अलग होगा, परिस्थिति नहीं। आज आपको वर्ष 1960 में हुई अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की पहली टीवी डिबेट भी हम दिखाएंगे और 2020 में कल हुई चुनावी डिबेट भी आपको दिखाएंगे और आप दोनों का अंतर समझिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। इसके मुताबिक केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 50% तक दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट और बार को 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। 1992 के बाबरी ढांचा विध्वंस केस में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, साक्षी महाराज और महंत नृत्य गोपाल दास जैसे बड़े चेहरों समेत राम मंदिर आंदोलन के 32 लोगों को बरी किया है। ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और साक्ष्यों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर हुआ है। 30 साल की मेहनत के बाद सीबीआई जो कुछ चाहती थी वो नहीं कर पाई और अंततोगत्वा सच सामने आ गया और कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि वहां कोई षड्यंत्र नहीं था। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा विध्वंस केस पर फैसले में माना कि
ढांचा गिराने में पूर्व नियोजित साजिश के सबूत नहीं मिले। ढांचे का विध्वंस अचानक हुआ दिखाई देता है। सीबीआई आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। अखबारों में लिखी बातों को सबूत नहीं माना गया। सबूत के तौर पर पेश फोटो वीडियो भरोसेमंद नहीं माने गए। जितने भी फोटोग्राफ पेश किए गए थे, एक भी फोटोग्राफ का नेगेटिव न्यायालय में नहीं दाखिल हुआ था। और विधिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ जो साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके अनुरूप साक्ष्य नहीं दिए गए। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद देश में कई जगह पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बाबरी ढांचा विध्वंस केस में 49 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने, धार्मिक आधार पर उकसाने और दंगा भड़काने के आरोप थे। अशोक सिंघल और बाला साहेब ठाकरे समेत 17 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस मामले में 351 गवाहियां हुई थीं। बाबरी विध्वंस पर फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम कहकर फैसले पर खुशी जताई। ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये फैसला सत्य की जीत है और कांग्रेस सरकारों ने बीजेपी नेताओं और संतों को झूठे केस में फंसाया। जबकि इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने हमला करते हुए जुडिशरी को मोदीश्री बताया। जी न्यूज से बात करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बतौर मुस्लिम वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। कोर्ट के इस फैसले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने नाखुशी जताई। हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित के परिवार को 25 लाख मुआवजे की घोषणा की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। योगी सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में सीएम योगी से बात की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे घर कोई व्यक्ति नहीं था, न हम में से तीनों में से कोई नहीं था। अंतिम संस्कार में आपके घर से अंतिम संस्कार कोई भी नहीं था और हमें जो डेड बॉडी जो थी उनका चेहरा भी नहीं दिखाया कि ये किसकी बॉडी, मेरी बहन किसी और की बॉडी है या उसमें है भी नहीं, ये भी नहीं पता हमें। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि परिवार वालों की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। आज के पहले विश्लेषण की शुरुआत मैं आप सब से एक सवाल से करना चाहता हूं और ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का आधार वो आक्रोश है जो हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम ने महिलाओं को न्याय देने के लिए 2 शर्तें निर्धारित कर दी हैं। पहली शर्त ये कि महिला के साथ दरिंदगी के साथ गैंगरेप होना चाहिए और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जानी चाहिए, तभी उसे न्याय मिलेगा, तभी उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा सामने आएगा, तभी मीडिया उसे रिपोर्ट करेगा, तभी हमारे देश के नेता जागेंगे, तभी हमारे देश की पुलिस जागेगी। अगर लड़की बच गई तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर गैंगरेप नहीं हुआ, सिर्फ मॉलेस्टेशन हुआ है, सिर्फ छेड़छाड़ हुई है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इसके अलावा मीडिया भी उसे रिपोर्ट नहीं करेगा और हमारे देश के नेता भी जागेंगे नहीं। 8 साल पहले जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि पूरा देश जाग गया है और उस मामले में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी मौत हो गई थी। हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा पिछले साल लड़की का गैंगरेप हुआ और लड़की की मौत हो गई और देश में बहुत गुस्सा उसको लेकर हुआ। देश भर के मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया और हाथरस में जो कुछ हुआ उसमें भी एक लड़की को न्याय दिलाने की मुहिम
तब जाकर शुरू हुई जब गंभीर चोटों की वजह से इस लड़की की मौत हो गई। जब तक ये लड़की जिंदा रही तब तक ना तो हमारे देश का मीडिया जागा, ना हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारे देश के बड़े बड़े लोग जागे, ना नेता जागे, और ना ही तब तक हमारे देश की पुलिस को इसके बारे में कोई ख्याल आया, क्योंकि लड़की तब तक जिंदा थी। जैसे ही लड़की की मौत हुई तुरंत पूरा की पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया और यह खबर हेडलाइन में आ गई। इससे दो बातें सामने आती हैं। मरना जरूरी है, जो लोग जिंदा हैं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले को कुछ लोग इस बहस में उलझा रहे हैं कि हाथरस की 18 वर्ष की इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था या नहीं। आज हमारा सवाल यह है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि गैंगरेप हुआ था या नहीं हुआ था। उस लड़की पर अत्याचार हुआ था और वो लड़की आज हमारे बीच में नहीं है। क्या यह काफी नहीं है? जबकि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि हमारे देश में किसी भी बेटी को न्याय पाने के लिए पहले मरना क्यों पड़ता है, पहले यह साबित क्यों करना पड़ता है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है या उसके साथ बलात्कार हुआ है। अगर ये दो बातें नहीं हुई और फिर भी अत्याचार हुआ है तो पुलिस सुनती क्यों नहीं, मीडिया सुनता क्यों नहीं, सरकार सुनती क्यों नहीं, इस देश के लोग एक बार रुककर पीछे मुड़कर देखते क्यों नहीं। इस हत्याकांड ने एक बार फिर महिलाओं के प्रति हमारे समाज की सोच को उजागर कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। हाथरस की 18 वर्ष की एक बेटी के साथ एक खेत में हिंसा की जाती है, उसे इतनी बेरहमी से मारा पीटा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार वाले सारे अधिकार भी ले लिए जाते हैं। खेत में पहले ये लड़की जिस खेत में पली बढ़ी, जहां पर इसका बचपन बीता, उस खेत में पहले ये हिंसा का शिकार होती है और फिर उस लड़की को उसी खेत में जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के नाम पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रात में 2:30 बजे खेत में, शमशान में नहीं, एक खेत में इस लड़की को रात को 2:30 बजे रात के अंधेरे में चुपचाप इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसे अंतिम संस्कार भी कहना चाहिए या नहीं, इस बात पर भी मुझे शक है। ये बेटी तो नहीं बची, लेकिन इसकी चिता की जो राख बची रह गई वो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही खेत है जिस खेत में ये बच्ची जहां से आती जाती थी, जहां पर पली बड़ी हुई, जहां काम करती थी, और आज ये बेटी एक राख के रूप में उसी खेत में आपको नजर आ रही है। जिन खेत खलिहानों में इस लड़की का बचपन बीता, आज वहीं पर इस बेटी की चिता जल रही है। हाथरस की इस बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में शमशान की बजाय इसी खेत में किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में खेतों में बेटियों की चिता जलने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा? उस देश के खेतों में क्या पैदा होगा? उस देश के खेतों में सिर्फ अत्याचार पैदा होगा, नाइंसाफी पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। किसी भी मृत व्यक्ति को जो सबसे अंतिम अधिकार हासिल होता है वो ये कि उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाए। यह सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हाथरस में जो कुछ हुआ, उसके केंद्र में सिर्फ एक लड़की की दर्दनाक मौत नहीं, बल्कि इस घटना ने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को नैतिक तौर पर मृत साबित कर दिया है। ये मरा हुआ सिस्टम है, ये मरा हुआ समाज है। हमने आज जी न्यूज की टीम को दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हाथरस भेजने का फैसला किया, ताकि हम इस पूरी घटना की सच्चाई परत दर परत आपके सामने रख पाएं। हमने आज जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से की है वो सरकारी अफसरों के बयानों पर आधारित नहीं है। हमारे रिपोर्टर सिर्फ थाने तक नहीं गए, अस्पताल तक नहीं गए, सिर्फ सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ चाय पीकर नहीं आ गए। हमने ये विश्लेषण नेताओं के मन मर्जी वाले बयानों को आधार बनाकर तैयार नहीं किया, और ना ही हमने सरकारी महकमों में चाय की चुस्कियां लेते हुए सीएमओ या डीएम या एसएसपी जैसे अधिकारियों के साथ बातचीत को इस विश्लेषण का आधार बनाया है। हमारी टीम न सिर्फ उस बेटी के गांव तक पहुंची,
बल्कि हमने हर उस जगह का मुआयना किया है आज जिससे इस पूरी घटना के सारे तार जुड़ते हैं, ताकि आप सबको, पूरे देश को इस पूरी घटना के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि इस पूरे मामले पर बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं, लोगों के अपने अपने पक्ष हैं, बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं, और जैसा हमने आपको पहले बताया, सच कहीं पीछे छूट गया है। सच का कोई पक्ष नहीं होता, सच निष्पक्ष होता है, और सच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। सच अक्सर कड़वा होता है, इसलिए ये कड़वा सच सुनने के लिए आज आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। आज हम आपको ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मामले में आज का एक अपडेट देना चाहते हैं। आरोप है कि हाथरस की पुलिस ने कल रात 2:30 बजे इस लड़के के परिवार की इजाजत के बगैर उसके गांव के ही एक खेत में उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आज देश भर में कई शहरों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, और यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करके दी है। अब इस घटना की जांच करने के लिए बड़े सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक महिला IPS अधिकारी शामिल है। लेकिन आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि अब इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा? वो बेटी तो चली गई, और उस बेटी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन भले ही घटना के 17 दिनों के बाद एक्शन में आया हो, लेकिन कल रात इस लड़की के गांव में इसके अंतिम संस्कार को लेकर जो कुछ हुआ, उसकी तस्वीरें आज पूरे देश को, आप सबको हैरान कर देंगी। इसलिए अब हम आपको एक एक करके कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो तस्वीरें अपने आप में आप सब से, हमारे समाज से, हमारे सिस्टम से, हमारे प्रशासन को चलाने वाले लोगों से, सरकार को चलाने वाले लोगों से बहुत सारे सवाल पूछेंगी। 14 सितंबर को हाथरस के जिस गांव में यह घटना हुई थी, उस गांव का नाम है भूलगढ़ी। अभी आप इस घटना को सिर्फ हाथरस के नाम से जानते हैं, लेकिन यह घटना हाथरस में नहीं हुई, यह हाथरस के पास भूलगढ़ी गांव में हुई है। इस घटना के बाद इस लड़की को पहले हाथरस के एक स्थानीय अस्पताल में और फिर अलीगढ़ के एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब इस बच्ची की स्थिति बिगड़ने लगी तो इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, जहां कल सुबह इसकी मौत हो गई। और इसकी मौत होने के बाद ही पूरा की पूरा सिस्टम, देश का मीडिया, सब लोग मौत के बाद जागे हैं। इसके बाद इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम हुआ और कल देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अधिकारियों की एक टीम इस लड़की का शव लेकर इसके गांव में पहुंच गई। इस समय आप वही तस्वीरें देख रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं, लगभग 2 बजे की, जब शव लेकर सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस इस लड़की का शव उसके घर लेकर नहीं पहुंची। इसके बाद लड़की के परिवार और गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि शव पहले लड़की के घर पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गाड़ी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात थोड़ा दूर जाता खड़ा तो करिए इनको। कैमरा तो मोबाइल हां रुको कितना पीछे ढुकाता बनाऊं गाड़ियां क्योंकि खड़ी थी, वो लाइन फॉलो गई गाड़ी, डीएम साहब की गाड़ी के पीछे पीछे ये थी, तो ये भी साथ में चली गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको भी घर पता है, सब चीज पता है, ठीक है। तो क्या हुआ है फिर? है ना, क्या हुआ? आप सीधी गाड़ी यहाँ लेके आए हो। मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं गाड़ी के आगे ही नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम? मैं तो पीछे आ रहा हूँ उसके। मतलब इनके घर पे कुछ इल्जाम नहीं यार, ये फालतू की बात नहीं, जाने वाली बात करो। वो गाड़ी आ गई है, डीएम साहब आ रहे हैं, ये गाड़ी कहीं नहीं, मतलब आगे नहीं जा रही है, यहीं रुकी हुई है। डीएम साहब आ रहे हैं, वो उनके पास ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल रात आधी रात के बाद की तस्वीरें हैं, जब इस लड़की का शव इसके गांव में पहुंचा।
और यहां आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। आधी रात के बाद जब ये शव यहां पहुंचा तो जी न्यूज के रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। मीडिया का फर्ज क्या होता है, मीडिया का कर्तव्य क्या होता है? मीडिया का कर्तव्य यह होता है कि जब ऐसे लोग, ऐसे किसी दूर दराज के गांव में एक गरीब लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो मीडिया को और मीडिया के रिपोर्टर्स को वहां पर मौजूद होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया आजकल सिर्फ फिल्म स्टार्स के पीछे भागता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे भागता है, क्योंकि उनमें टीआरपी है, वहां पर ग्लैमर है। लेकिन मीडिया का असली काम क्या होना चाहिए वो ये है, और हमारी टीम, मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि कल रात हमारी टीम पूरी रात इस गांव में मौजूद रही, और जब से ये घटना घटी है तब से लेकर अब तक हमारी टीम वहां पर मौजूद है। ये कोई बड़ा मेट्रो शहर नहीं है, यहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं आ रहे हैं, यहां पर ग्लैमर नहीं है, यहां फिल्म स्टार्स नहीं है। ये एक दूर दराज का गांव है जो दिल्ली से बहुत दूर है, 180 किलोमीटर दूर है। मीडिया का फर्ज क्या होना चाहिए वो आज आपको इन तस्वीरों में पता चलेगा, और ये कवरेज देखकर आपको पता चलेगा कि मीडिया अभी इस देश में पूरी तरह से मरा नहीं है। मीडिया अभी है, और अगर मीडिया ना होता तो आपको कल रात 2:30 बजे इस गांव में क्या हुआ अंधेरे में, वो शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। हो सकता है एक बड़ा सेक्शन मीडिया का हो जो ना कर रहा हो, लेकिन मीडिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इसीलिए हाथरस की ये घटना कल रात को 2:30 बजे जो कुछ हुआ वो आज पूरे देश को पता चला, सिर्फ मीडिया की बदौलत। इस दौरान इस लड़की का परिवार पुलिस अधिकारियों से यह विनती करता रहा कि लड़की का शव उन्हें सौंप दिया जाए। मेरी दीदी भी ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है। हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चली जाए सुबह होगा। बोल रहा हूँ कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है। लेकिन ये होगा सुबह, मेरी बात है, मैंने आपको बोल दिया। आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। लड़की का परिवार और गांव के लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार सुबह होगा, और इस बेटी का शव सबसे पहले इसके घर जाए, ताकि वो अंतिम संस्कार के लिए जितने भी जो बाकी चीजें होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हें वो पूरा कर सकें। वैसे तो हमारे देश में हजारों गांव हैं जहां हर रोज रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ अत्याचार, कोई ना कोई नाइंसाफी गरीब लोगों के साथ होती रहती है, और किसी को फुर्सत नहीं उसके बारे में बात करने की। लेकिन कल रात मीडिया वहां पर मौजूद था। क्योंकि मीडिया वहां पर मौजूद था इसलिए आपको ये सारी बातें पता चल गईं, और हो सकता है यूपी पुलिस ने भी ये सब सोचा ना हो। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गांव वालों को ये पहले ही शक हो गया था कि पुलिस शव को लड़की के घर ले जाने के बजाय कहीं और लेकर जा रही है। इसके बाद पुलिस का एक अधिकारी ये भीड़ को समझाता है कि लड़की का अंतिम संस्कार अभी के अभी करने दिया जाए, यानी ये संस्कार अभी होगा, रात के अंधेरे में, सुबह तक का इंतजार नहीं किया जाएगा। लेकिन लड़की का परिवार और उसके रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं हुए। हम 3 दिन से भूखे ऐसे नहीं करा, तुम भूखे प्यासे नहीं हो ना सर। आप ऐसे नहीं बोल सकते। सभी लोग भूखे प्यासे हैं, सभी भूखे प्यासे हैं। उन्होंने 15 दिन से कुछ, सभी लोग भूखे प्यासे हैं ना, तुम भी बात है ना, तुम सभी लोग हैं सर। यहाँ भूख प्यास की बात नहीं आ रही है, सभी लोग है ना। एक विषम परिस्थिति है, विषम परिस्थिति का विषम तरीके से निस्तारण होना चाहिए। तो ये विषम परिस्थिति में भूख प्यास नहीं लगती है। अरे विषम परिस्थिति है ना, सब लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं ना जी, सब लोग तुम्हारे खड़े हैं। बैठ करके बात करो, बात करके कोई इसका रास्ता निकालो, रास्ता निकाल तो ये देखो कि साहब बिटिया का दाह संस्कार हो जाए। यानी कुल मिलाकर पुलिस ये चाहती थी कि अंतिम संस्कार रात में ही हो जाए, जबकि इस लड़की का परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार सूर्योदय के बाद किया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू संस्कृति में किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। चलो सब लगा दो, लगा दो, जाओ लगा दीजिए। लगा दो, मिट्टी को ले आके फेंक दो, फेंक लगा दो, चलो चलो।
चलिए। पता चलता तुम लोगों को फेंक दो मिट्टी को, जाओ चलो अंदर, तो कोई नहीं जाएगा, देखेंगे आपको, देखेंगे आप अभी जाओ, अभी जाओ, अभी आपके पास तो सब तो होंगे ना, ऊपर से आते होंगे, तो जाओ आप लोग। इसका मतलब यह हुआ कि ये बेटी जब तक जिंदा रही इस पर अत्याचार होता रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आया, फिर इसे बुरी तरह से घायल किया गया, अस्पताल में इलाज नहीं मिला और फिर कुछ दिनों के बाद इसकी मौत हो गई और मौत के बाद भी इसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं दिया गया, यानी आखिरी विदाई भी सम्मानजनक तरीके से नहीं हुई। जब गांव वाले पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता, तो एक पुलिस अधिकारी उनको यह जवाब देता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गांव वालों को समझाने के लिए हाथरस के डीएम भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जो दलील दी वो आपको और भी आज हैरान कर देगी। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के हैं और उनके यहां अगर अंतिम संस्कार जल्द ना किया जाए तो आत्मा भटकने लगती है, ऐसा हाथरस के डीएम कह रहे हैं। आप भी सुनिए। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दाह संस्कार सब सुबह होगा। समाज में नहीं होता सर। तुम अच्छा, मैं किस समाज को पता है तुम्हें? नहीं, मुझे बोल रहा है, मुझे नहीं। मैं किस समाज को पता है? नहीं। तो फिर तुम क्या बोल रहे हो सर? तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कम से कम, ठीक है ना? जी जी, जो तुम मुझे बता रहे हो समाज के बारे में, तो कम से कम तुमसे ज्यादा जानकारी तो होगा ही मेरे। जी जी, समाज के बारे में। अब तुम मेरे समाज के बारे में नहीं जानते हो, मैं कौन समाज का हूँ? हर समाज के बारे में लोग जानते हैं और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना? देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। तो ये पुलिस वाले आपने देखा कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कैसे है कि एक लड़की पर अत्याचार होता है, अस्पताल में उसका इलाज नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कब होगा, कैसे होगा, यह अधिकार उसके परिवार का होना चाहिए और है भी, लेकिन उसके परिवार की एक नहीं सुनी जा रही, गांव वालों की, रिश्तेदारों की एक नहीं सुनी जा रही और पुलिस और प्रशासन यह तय कर रहा है कि अंतिम संस्कार कब होगा और कहां होगा। कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस अधिकारी तब भी नहीं माने। रात 2:30 बजे इसी गांव के एक खेत में इस बेटी के शव को जला दिया गया। हम इसे अंतिम संस्कार का नाम नहीं दे सकते। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल रात 2:30 बजे की है, जब मीडिया भी वहां मौजूद था, जब इस लड़की के शव को जलाया जा रहा था और पुलिस का दावा है कि इस अंतिम संस्कार में लड़की के कुछ घर वाले भी मौजूद थे, लेकिन लड़की के परिवार का यह दावा है कि पुलिस ने उन्हें आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया था और पुलिस झूठ बोल रही है। ये कल रात 2:30 बजे की तस्वीर है। उस बेटी का अंतिम संस्कार कहने के नाम पर, अंतिम संस्कार करने के नाम पर एक खेत में उसे इस तरह से जला दिया गया। कैसे सफर करे भैया, आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। तो लड़की का परिवार ये चाहता था, लड़की की मां ये चाहती थी कि एक बार शव को घर लाने दिया जाए और फिर उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह किया जाए, लेकिन यह अधिकार भी उन्हें नहीं मिला क्योंकि पुलिस कहती है कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अब आपको कुछ ऐसे वीडियो हम दिखाएंगे जो हत्या की इसी घटना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा आपके सामने तरह तरह के पक्ष आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस लड़की की जीभ काट दी थी,
कोई कहता है इस लड़की की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था, कोई कहता है इसका गैंग रेप हुआ था। अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग खबरें अलग अलग अखबारों में छप रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोगों को मुझे यकीन है अभी तक भी ये नहीं पता होगा आपको कि असल में हुआ क्या था। इसलिए असल में हुआ क्या था, सच क्या है, ये आज आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेगा। और आपको अभी से हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि सच कड़वा होता है, कड़वा घूंट पीने के लिए आप तैयार रहिएगा। अब आपको एक एक करके हम ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे। पहला वीडियो उस दिन का है जिस दिन इस लड़की के साथ हिंसा की यह घटना हुई थी। घटना के बाद लड़की का भाई उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसे जमीन पर बने एक चबूतरे पर लिटा दिया गया। ये 14 सितंबर का वीडियो है। आप देख सकते हैं ये लड़की जमीन पर पड़ी हुई है और इसके आसपास कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले हाथ में कुछ कागज लेकर मोबाइल फोन से इस लड़की का वीडियो बना रहे हैं और कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि एक लड़की दर्द से तड़प रही है। उसे असल में अस्पताल में होना चाहिए, उसे डॉक्टर चाहिए, उसे इस समय पुलिस नहीं चाहिए, उसे इस समय थाने की कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, उसे डॉक्टर चाहिए। लेकिन वो कहां पड़ी है आप देख लीजिए, और बिल्कुल एक तरीके से बेहोशी की हालत में। ये वीडियो देखकर पता लगाना मुश्किल है कि ये लड़की जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आसपास खड़े पुलिस वाले बहुत आराम से, इत्मीनान से इसका वीडियो बना रहे हैं। यानी किसी ने भी इसे पहले अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लड़की के भाई का तो यह भी आरोप है कि पुलिस वालों ने इसे अस्पताल पहुंचाने तक से इनकार कर दिया था। बाद में लड़की का भाई अपनी बहन को एक ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले गया, ऐसा परिवार का दावा है। अब दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो तब का है जब इस लड़की को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यह वीडियो किस तारीख का है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो देखकर लगता है कि यह वीडियो भी घटना वाले दिन का ही है। इस वीडियो में यह लड़की बता रही है कि उसके साथ 14 तारीख यानी 14 सितंबर को क्या हुआ था। यानी लड़की इस समय जब अस्पताल में है तो बोलने की स्थिति में है और वो बता रही है कि क्या हुआ था। सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? जिम में लग रही थी। और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। दबा सोचते गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? ये लड़की यहां ये भी बता रही है कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही है। जिस लड़के का इसने नाम लिया है उस लड़के के परिवार के साथ लड़की के परिवार की पुरानी रंजिश भी थी। इसके बाद इस लड़की की मां भी इस घटना के बारे में बताती है। जिस दिन लड़की के साथ यह हिंसा हुई उस दिन वो अपनी मां के साथ ही खेत में घास काटने गई थी। लड़की की मां ने इस घटना के बारे में क्या बताया ये भी आपको सुनना चाहिए। क्या हुआ? किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो मैं मारपीट है गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर पर बिल्कुल बाज रहा। मुझे मालूम नहीं पड़ा इसकी चाटी एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकली। किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बापू का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही धनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक बात समझने वाली है, वो ये कि बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि लड़की की जुबान, जीभ काट दी गई थी। ये बात सच नहीं है। लड़की की जीभ में चोट जरूर लगी थी लेकिन जीभ को काटा नहीं गया था। आपने यहाँ देखा होगा पहले ही दिन ये लड़की खुद बात भी कर रही है और अपना बयान भी दे रही है। जीभ में चोट है लेकिन ऐसी नहीं है कि वो बात भी ना कर पाए। पहली बात ये। अब अगर आप इन दोनों बयानों को गौर से सुनेंगे, लड़की और लड़की की मां के बयान को, तो दोनों ही गैंग रेप का जिक्र यहां पर नहीं कर रही हैं।
लेकिन इसमें संदीप नाम के एक लड़के का जिक्र हो रहा है और रवि नाम के एक और लड़के का जिक्र हो रहा है। यानी संदीप और रवि नाम के 2 लड़कों का जिक्र हो रहा है। पुलिस संदीप और रवि समेत 4 लोगों को हत्या और गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो लड़की ने भी गैंगरेप के बारे में नहीं कहा है कुछ भी, और लड़की की मां भी गैंगरेप के बारे में कुछ नहीं कह रही है। इनके नाम और उम्र इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इनकी उम्र क्या है और ये लोग कौन हैं, ये अभी आपकी स्क्रीन पर है। ये सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं लड़की के बयान के बाद ही, क्योंकि बाद में लड़की ने इन सबके नाम लिए हैं। इसके बाद लड़की की हालत में जब कोई सुधार नहीं आया तो उसे अलीगढ़ के एक अस्पताल में ले जाया गया। यह वीडियो शायद अलीगढ़ के अस्पताल का ही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में यह लड़की फिर साफ साफ बता रही है कि इसके साथ उस दिन रेप हुआ था। कहा जा रहा है कि लड़की के इसी बयान के बाद पुलिस ने एफआईआर में गैंगरेप की धारा बाद में जोड़ी। पहले आप ये वीडियो सुनिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। तो शुरुआत में लड़की ने रेप की बात नहीं कही थी। बाद में लड़की ने जब रेप की बात कही तो पुलिस ने रेप की जो धाराएं हैं उन्हें भी एफआईआर में जोड़ लिया और फिर गिरफ्तारी भी की। यानी बाद में पुलिस हरकत में आई है। इस मामले में अभी कई सवालों का जवाब बाकी है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने आज हाथरस के उसी भूलगढ़ी गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां इस बेटी के साथ ये हिंसा हुई थी। फिर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, पूरा देश और मीडिया भी, पुलिस भी, प्रशासन भी इस बात पर उलझे हुए हैं कि रेप हुआ था या गैंगरेप हुआ था, रेप हुआ था या रेप नहीं हुआ था। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है इस लड़की के साथ हिंसा हुई है, इस लड़की के साथ मार पिटाई हुई है और इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। रेप नहीं हुआ तो रेप करने की कोशिश जरूर हुई है और इस तरह से हुई है कि बाद में इस लड़की की मौत हो गई। क्या ये काफी नहीं है? ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि 18 साल की इस लड़की की हत्या तो 4 लड़कों ने की, लेकिन इसकी आत्मा को मारने का काम हमारे पूरे के पूरे सिस्टम और समाज ने किया है। पैर हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, गर्दन में उसके बिल्कुल टूटी हुई थी एकदम। किसी ने कभी लिखा था कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियां, खाद पानी पेटों में लहलहाती हैं बेटियां। लेकिन ये वो बेटियां होती हैं जो खुशकिस्मत होती हैं, वरना अक्सर हिंसा की आग में जलते हैं बेटे और राख बन जाती हैं बेटियां। ठीक वैसे ही जैसे हाथरस की ये लड़की अब महज राख बनकर रह गई है। लेकिन ये गर्म राख इस बात की गवाह है कि बेटियों के प्रति हमारे समाज की सोच कितनी ठंडी हो चुकी है। भूलगढ़ी गांव में हम इस वक्त हैं और हमारी कोशिश है वो सब कुछ सामने लाने की, वो सच सामने लाने की जो परिवार वालों को पता है। क्या कुछ हुआ 14 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में और कैसे ये एक एक करके इस घटना में चीजें जुड़ती चली गईं। बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारी चीजें रह गईं जो सामने नहीं आ पाई। और जैसा मैंने कहा, हमारा मकसद, हमारी कोशिश उन तमाम चीजों को सामने लाने की है जो अब तक आपके सामने नहीं आ पाई हैं। चाहे वो बड़े भाई का बयान हो,
माँ की बात हो या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो अब तक बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। शरीर मिट्टी है और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन अगर इस मिट्टी पर कोई हिंसा का तेजाब डाल दे तो वो बंजर हो जाती है, और बंजर जमीनों और बंजर जमीरों के सहारे कोई समाज तरक्की का रास्ता कभी नहीं पकड़ सकता। एक भाई अपनी बहन को अधमरी हालत में लेकर पहले पुलिस के पास जाता है। लड़की की गर्दन टूटी हुई, लेकिन पुलिस की गर्दन वर्दी के अहंकार में अकड़ी हुई है। ना नुकुर के बाद रिपोर्ट लिखी तो जाती है, लेकिन दम तोड़ती लड़की की लड़खड़ाती जुबान से निकले सच को दुत्कार कर अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। इस दौरान मम्मी थोड़ा आगे चल के खेत में थोड़ा साइड में मम्मी घास काट रही थी, तो जो इकट्ठा करते समय जो बहन कर रही थी उसको पीछे से पहले तो उसका जो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसका जो दुपट्टा पड़ा हुआ तो उसको खचेड़ते हुए अंदर को लेके गए हैं जो अपराधी हैं। तो मम्मी को करीब 20 मिनट बाद महसूस हुआ है कि अभी लड़की अभी इतना टाइम क्यों लगा रही है, क्या चक्कर, अभी घास काट रही है। तो मम्मी उठ के गई हैं, खेत की तरफ गई हैं, फिर उसके बाद रोड की तरफ भी गई हैं, रोड से फिर वापस आई हैं मम्मी। तो मम्मी जब वापस आई हैं तो देखा तो जो खेत है, खेत पर जो मेरी बहन की चप्पल वहाँ पर उल्टी पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने मम्मी को चप्पल उठाया कि ये तो मनीषा की चप्पल है। मम्मी चप्पल उठाया तो देखा तो जो बाजरे के जो पेड़ हैं वो टूटे पड़े थे अंदर के लिए। तो पेड़ जो बाजरे का जो पेड़ है जो, जी हाँ, जो बाजरे के पेड़ टूटे पड़े, तो मम्मी फिर उसी बाजरे के पेड़ पर अंदर चली गई हैं। तो देखा उसी निशान पे, जी हाँ जी हाँ, तो उसी निशान पे गई अंदर। तो बहन मेरी बेहोशी हालत में उसके जो मुंह में से जो जीभ जो दवा उसको जो गले से जो करा गया है दबा कर उसकी जीभ कटी हुई थी, तो उससे पूरा ब्लड हो रहा था। और जो मेरी बहन थी वो बेहोश हुई पड़ी थी। तो माँ ने उसको अब दूसरी अवस्था में देखा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक भाई था वहाँ पर, उसने थोड़ा उसके मुंह पानी डाला तो उसको हल्का सा होश आया। तो उसने अपनी जीभ को लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने पूछा बहन क्या हुआ, कि वो किस हालत में थी कि वो मतलब हाँ उसने हल्का सा बोला था क्योंकि उसका ब्लड भी निकल रहा था, मैंने पूछा भी था। खेतों में दबंगों ने इस लड़की के सिर्फ शरीर को ही चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इसकी आत्मा को भी जख्मी कर दिया। भाई ने जो बताया उसमें उन्होंने साफ कहा कि माँ इधर आसपास में कुछ दूर आगे चारा काट रही थी और जो बेटी थी वो इस जगह के आसपास कहीं थी। उसको खेतों के अंदर जहां खींच के ले जाया गया, ये वो हिस्सा है। अब आप देखिए, मैं यहां से अंदर चल रहा हूं, ये हिस्सा आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये घने आपको बाजरे की फसल दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच में ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। इस वाले हिस्से का जो पूरा आप ये सोच लीजिए, ये हिस्सा जैसे यहाँ जो वो बात लगातार कह रहे थे, खींच के जिस तरीके से खेतों के अंदर ले जाया गया, यहाँ इस लोकेशन पे आने के बाद ये हिस्सा आप यहाँ देख लीजिए, मैं वहां से आने के बाद यहाँ खड़ा हूँ। इस वाले हिस्से में इसके बाद आपको ये जगह आगे जाने का कोई पैसेज, टूटा हुआ पैसेज नहीं बन रहा, जिसमें बाजरे के ये की जो ये पौध खड़ी है, ये जो फसल खड़ी है वो टूटी हुई नजर आए। यानी ये लोकेशन थी जहां से खींचते हुए, जो दावा किया जा रहा है, खींचते हुए पीड़िता को यहां तक ले आया गया और यहीं पर उसके साथ गलत काम किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जो बर्ताव उसके साथ किया गया, जिस बर्ताव का जिक्र उसके परिवार वाले कर रहे हैं, यही वो जगह है जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि इसी जगह पे उसको खींच के लाया गया था। और उसके बाद फिर वो यहां से, जो 4 लोग थे वो यहां से फरार हुए, यहां से भागे। 16 दिनों तक हाथरस की 18 साल की बेटी सिर्फ वेंटिलेटर पे ही नहीं थी, बल्कि हमारा सड़ गल चुका सिस्टम भी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़की की मौत तो कल हुई, लेकिन हमारा सिस्टम उसके मरने के बाद भी उसके साथ अन्याय करता रहा। ऐसे लगे ना खींच गए तो बाजार टूटा भाव, तो उसी लेन देखती गई कहाँ तक है, बीच बाजार मेरी बेटी बहुत बुरी है, सारे कपड़े उतरे पड़े थे मेरी बेटी के, मैंने पहले उठा के अपनी बेटी, मुंह में से खून का जीभ को कटी हुई थी मेरी। उस दिन जब होश आया बेटी को, उस दिन पहली बार बातचीत हुई बेटी से आपकी? हाँ, 4 दिन पर। हाँ। उससे पहले कोई बातचीत नहीं। उसे खेत में तो बोलते बोलते बेहोश हो गई। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि आप ये बताएं कि जिस दिन उसको पहली बार होश आया और उसने आपसे क्या कहा, ये आप पूरा बताइए। मेरे से ये बेटा, मैंने पूछी है लड़की को, मैं तो माता नहीं बाकी लड़की की जो मेरे बच्चे तेरे साथ क्या हुआ था, मम्मी
संदीप और 4 लोग थे, भाग गए और मेरे ऐसा किया था। गलत काम की बात गलत, हाँ गलत काम, क्या किया वो बोलो। गलत काम किया था मेरे साथ। और क्या बताया? और आपसे उसकी क्या बात हुई? यही बात क्या पूछा? मैंने कितने लोग थे कि 3-4 लोग थे और तो भाग गए सारे लोग। फिर मुझे नहीं पता है, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे सबको आपने पूछा? सबको पहचानती है? हाँ गांव के ही है ना, गांव के हैं, सबको बताया, मैंने नाम बताई गई है, सबके नाम बताए गई। इसके बाद उसने क्या कहा या उसके बाद कुछ बोल पाई या नहीं बोल पाई? बोल पाई, हम बोल रही मम्मी इनको वहाँ बहुत पुलिस लोग पहुंची, उन्होंने बोली ऐसा है उसे फांसी देना चाहिए। लड़की ने बोली है फांसी, ठीक है बेटा उनको हम फांसी लगवाएंगे, पुलिस वालों ने बोली है फांसी लगवाएंगे। तो बात करने लगी थोड़ी बहुत, मैं बात करने लगी, बयान दे गई है, वो बयान दे गई है कि हमारी बेटी को दे दो, हम अपना बेटी को अंतिम समय में हम अपने आप देखेंगे, हम पलटेंगे उलटेंगे अपनी बच्ची को, पैर तक छूने को मन करा हमने, पर नहीं लोगों ने कुछ नहीं सुनी। जब हमको दोनों हाथों से पकड़ के फेंक दिया तो देखो चले गया, कांटों में फेंक दिया उठा के। तो लोग हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते क्या करते हो। डीएम साहब को आत्मा के भटकने का डर सता रहा था, लेकिन डीएम साहब आप उस सिस्टम और समाज का क्या करेंगे जिसका शरीर तो जिंदा है लेकिन आत्मा कब की मर चुकी है। दाह संस्कार करना ही है तो उन बड़े बड़े दावों का भी कर दीजिए जिनसे बेटियों को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया जाता है। अलीगढ़ के जिस जैन मेडिकल कॉलेज में इस लड़की की मेडिकल जांच की गई थी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह लड़की 22 सितंबर तक इसी अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह जरूर लिखा है कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती की गई थी और दुपट्टे से इस लड़की का गला दबाया गया था, जिससे लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसे लकवा मार गया, यानी शरीर जो है वो उसमें पैरालिसिस आ गया। वो इस वजह से क्योंकि दुपट्टे से जब लड़की को उसका गला घोटा गया होगा, उसे घसीटा गया होगा, उस दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की पीठ पर खरोंचों के निशान भी थे, लेकिन किसी तरह की अंदरूनी चोट की बात इस रिपोर्ट में नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रेप की पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़की की हालत गंभीर है और जल्द से जल्द इसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाना चाहिए, जो कि पुलिस ने कराया भी। यानी 14 से 22 सितंबर तक इस लड़की का औपचारिक बयान दर्ज नहीं किया गया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जिस दिन लड़की ने वीडियो में रेप की बात मानी है, उस दिन तक लड़की की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और उसका बचना तब काफी मुश्किल लग रहा था। हमने एक खबर आपको कल भी दिखाई थी और आपको याद होगा कल भी हमने आपको यह सावधान किया था कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले या ना मिले, इस मामले में राजनीति जरूर शुरू हो जाएगी। नेता बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे और यहां पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाएगा। कितने दुख की बात है कि राजनीति की शुरुआत इस बेटी की मौत के साथ ही शुरू भी हो गई। कल रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब लड़की का पार्थिव शरीर ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब लड़की के पिता और भाई अस्पताल के गेट पर ही मौजूद थे। वहां भीम आर्मी के चंद्रशेखर और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए। तभी वहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक सौरभ भारद्वाज भी पहुंच गए। उसके बाद अस्पताल के गेट पर जो तमाशा हुआ, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां मौजूद किसी भी नेता को न तो परिवार के दुख दर्द से कोई सरोकार था, ना ही लड़की को इंसाफ दिलाने की कोई चिंता थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज अस्पताल के गेट पर मौजूद दिल्ली पुलिस से बहस करते हैं, पुलिस के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जब दिल्ली पुलिस इस पर आपत्ति जताती है तो वो ये भी याद दिलाते हैं कि मैं एरिया का एमएलए हूं, इसलिए मुझे सर कहकर बुलाओ। इसलिए अब आप देखिए कि वहां पर क्या हो रहा था, राजनीति कैसे होती है।
तो यहां पर नेताओं का आप सोचिए क्या काम है। नेता जब वहां पर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, क्या कहने जाते हैं और नेताओं का असली मकसद क्या होता है, यह सोचने की बात है। हमने आपको कल भी कहा था, हम इस पूरी खबर को और ये जो कुछ हुआ है वहां पर, इसे हम जाति के आधार पर आपको बताना नहीं चाहते। जाति किसी की कुछ भी हो सकती है, धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। इस घटना का जाति और धर्म को जोड़कर इस पर राजनीति करना गलत है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में हर जाति और धर्म के अलग अलग नेता हैं और फिर वो जातिगत राजनीति करने से चूकते नहीं हैं। यहां हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको बाबरी विध्वंस पर 28 साल बाद आए एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े फैसले के बारे में बताएंगे। आज ये फैसला आ गया है। भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा कानूनी विवाद, राजनीतिक विवाद और धार्मिक विवाद, उस पर आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है इस ब्रेक के बाद। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि आज झूठ के विध्वंस का दिन है, इसलिए हाथरस का सच हमने आपको दिखाया, वहीं जाकर दिखाया, ग्राउंड जीरो से दिखाया।
अब हम आपको बाबरी मस्जिद विध्वंस का सच दिखाएंगे और इसके बाद थोड़ी देर में अमेरिका में डिबेट की टूटती मर्यादा के बारे में भी आपको बताएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख 6 दिसंबर 1992 से जुड़ा कानूनी विवाद आज समाप्त हो गया है। ये वो तारीख है जिस दिन अयोध्या में बनी उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस केस में आज 28 वर्ष बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया और इन आरोपियों में बड़े बड़े नाम थे। आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। केस की शुरुआत में कुल 49 आरोपी थे, लेकिन उनमें से अब 17 की मौत हो चुकी है। अदालत ने आज ये माना कि यह घटना प्री प्लान्ड यानी सुनियोजित नहीं थी। कार सेवकों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी और उसने मस्जिद पर धावा बोल दिया था, यानी भीड़ अचानक से बेकाबू हुई, इसकी कोई योजना पहले से नहीं बनी थी। कोर्ट ने यह भी माना कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्होंने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की थी, यानी भड़काया नहीं था बल्कि कार सेवकों को रोकने की कोशिश की। जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस में कुल मिलाकर 351 गवाह पेश किए थे। सबूत के तौर पर 600 दस्तावेज भी पेश किए गए थे अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने सारे सबूतों को खारिज कर दिया। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला कुल मिलाकर 2300 पेज में लिखा है, 2300 पन्ने। इसमें विस्तार से सारे सबूतों और गवाहों के बारे में जानकारी दी गई है। अब आपको बताते हैं उन 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आज के फैसले का आधार बने हैं। फैसले में जो सबसे अहम बात है वो ये कि बाबरी ढांचा गिराए जाते समय भगवान श्री राम की मूर्तियां अंदर ही रखी हुई थी। जब तीसरा गुंबद गिरने वाला था तब इन मूर्तियों को वहां से निकाला गया। जज ने यह माना कि अगर ढांचा गिराने की पहले से कोई योजना होती तो इन मूर्तियों को पहले से हटा लिया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साजिश के सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो, फोटोग्राफ्स और दूसरे दस्तावेजों का किसी भी फोरेंसिक लैब में सत्यापन नहीं हुआ था। एक भी फोटो के नेगेटिव जमा नहीं किए गए थे जिससे यह साबित हो सके कि ये फोटो असली हैं, क्योंकि असली साबित करने के लिए उसका नेगेटिव भी साथ में होना चाहिए। आपको याद होगा उस जमाने में जो तस्वीरें खींची जाती थी उसमें एक नेगेटिव भी होता था। और अखबारों की कटिंग भी जो पेश की गई थी उनकी भी फोटो कॉपी पेश की गई थी, ओरिजिनल पेश नहीं किया गया। इसलिए अदालत ने इन्हें सबूत नहीं माना। तीसरी बात जो फैसले का आधार बनी वो ये कि गुंबद पर चढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति का संबंध किसी आरोपी नेता के साथ स्थापित नहीं हो पाया। इसके अलावा आईबी की एक रिपोर्ट को भी आधार माना गया जिसमें 6 दिसंबर को अयोध्या में उपद्रव की आशंका जताई गई थी, यानी आईबी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसी कोई हिंसा वहां हो सकती है। आज 32 में से कुल 26 आरोपी फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। बरी हुए लोगों के लिए यह फैसला बहुत बड़ी राहत है। इनमें सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है, जिनके राजनीतिक करियर पर हमेशा यह आरोप किसी तलवार की तरह लटकता रहा। एल.के. आडवाणी इस फैसले से आज काफी खुश नजर आए। वो अपने घर के बाहर खड़े मीडिया के लोगों का अभिवादन करने के लिए बाहर भी आए। एल.के. आडवाणी इस समय 92 वर्ष के हो चुके हैं, 92 ईयर्स। बाद में उन्होंने मीडिया के लिए अपना एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया है और वही रिकॉर्डेड संदेश अब हम आपको सुना रहे हैं। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें पहली में अज्ञात भीड़ को आरोपी बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद, जब पहली एफआईआर दर्ज हुई उसके कुछ दिन के बाद अयोध्या पुलिस ने एक दूसरी एफआईआर दर्ज की और दूसरी एफआईआर में इस बार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 6 बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया, बीजेपी के नेताओं को। आज सीबीआई कोर्ट के फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है कि दूसरी एफआईआर राजनीतिक दबाव में लिखवाई गई थी, क्योंकि तब
देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के बड़े नेताओं को आपराधिक केस में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी आज के फैसले पर खुशी जताई है। अब आप उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। देखिए, कोशिश कुछ भी हो लेकिन धब्बा नहीं लगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसा धब्बा कभी आगे न लगे। और इसका नतीजा यह है इस निर्णय का कि शायद लोग अब कोशिश भी न करें। जय श्री राम का आशीर्वाद मिल गया पूरा बढ़िया से। बिल्कुल, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। बाबरी विध्वंस पर आज के फैसले के साथ ही वर्षों पुराना यह केस अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया है। जैसा हमने आपको पहले बताया, एक युग जो आरोपों का युग था वो आज समाप्त हो गया और आज से एक नया युग शुरू हो गया। पिछले वर्ष 9 नवंबर को श्री राम मंदिर पर फैसले के बाद आज का फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष आज के फैसले को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के फैसले में बाबरी मस्जिद गिराने को आपराधिक घटना माना है, तो आज आरोपियों को बरी कैसे किया जा सकता है। इसी बात को आधार बनाकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी यह मामला अभी भी खत्म नहीं होगा, अब यह फिर से हाई कोर्ट पहुंचेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, अगर इम्पार्शियल विटनेसेस हैं, तो कोर्ट को उनकी एविडेंस जो अनोथ उन्होंने बयान दिया उसको मानना पड़ेगा। तो कोर्ट ने नहीं माना। जजमेंट देने का राइट कोर्ट को है, उसने दिया। गलत और सही दोनों जजमेंट होते हैं। ये जजमेंट टोटली एरोनियस है, अगेंस्ट द एविडेंस है, अगेंस्ट द लॉ है, तो इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? इस कहानी के भी दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। बाबरी विध्वंस पर आज का यह पूरा फैसला कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा धक्का है, क्योंकि यह केस कांग्रेस के ही शासनकाल में दर्ज किया गया था। बाबरी मस्जिद गिराने की कथित साजिश की जांच भी कांग्रेस सरकार ने ही सीबीआई से करवाई थी। पिछले 28 वर्षों में कांग्रेस पार्टी लगभग हर चुनाव में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपों को बीजेपी के खिलाफ हर चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। हर डिबेट में, हर चुनाव में, हर जगह। आज जब कोर्ट ने उन आरोपों को गलत बता दिया, तो कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को ही गलत बताना शुरू किया है। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वह संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। अब आप खुद सोचिए, पिछले 28 वर्षों से किताबों में, अखबारों में, टीवी पर, न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में, अलग अलग चर्चाओं में हम सब लोग, आप सब लोग इसी मुद्दे के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं। इस पूरे विवाद ने भारत को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया था। तुष्टीकरण की राजनीति यहीं से शुरू हुई और 28 वर्षों तक भारत का माहौल ऐसे ही जहरीला बना रहा। कुछ लोग अब भी इस विवाद को कायम रखना चाहते हैं, वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन बाबरी विध्वंस पर आज का फैसला एक नए युग की शुरुआत है और यह युग शांतिपूर्ण युग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण जारी है, मंदिर बन रहा है और अब इस मामले से जुड़ा अंतिम कानूनी विवाद भी समाप्त हो चुका है। सदियों तक भारत का समाज इस मुद्दे को लेकर बटा रहा, इसे लेकर खूब राजनीति हुई,
लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे पक्ष इस फैसले को दिल से स्वीकार करेंगे और अब सारी कड़वाहटों को भूलकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। आज से जो नया युग शुरू हो रहा है उसमें सारी कड़वाहटें दूर रखकर प्रेम भाव से प्रवेश करने का यह समय है। अब हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का विश्लेषण करेंगे। साल के 365 दिनों के दौरान दुनिया में हर समय किसी न किसी देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी होती हैं। मतदान से पहले वर्तमान राष्ट्रपति और विपक्ष के उम्मीदवार के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का दौर अमेरिका में चलता है। यह वहां की एक परंपरा है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है। पूरी दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्पी लेती है और नजर रखती है कि रेटिंग्स और पॉइंट्स में कौन सा उम्मीदवार आगे है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ओहायो के क्लीवलैंड शहर में हुई। पूरी दुनिया में इस डिबेट का लाइव टेलीकास्ट हुआ। वहां पर भी, अमेरिका में भी टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, क्योंकि ये टीवी डिबेट्स होती हैं, ये टीवी के स्टूडियो में होती हैं और टीवी का ही एक न्यूज चैनल का एक एंकर इसे मॉडरेट करता है। करोड़ों लोगों ने इस डिबेट को देखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच बहस इस बार किस स्तर की हुई, सबसे पहले आप इसे सुनिए, क्योंकि आपको ये बड़ी शिकायत होती होगी कि भारत में बहस का स्तर गिरता जा रहा है भारत के न्यूज चैनल्स पर, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो टीवी डिबेट होती है उसमें बहस का क्या स्तर है, आज आप ये देख लीजिए। Keep yapping, man. The people understand, Joe. 47 years you've done nothing. They understand. All right. You were a senator. And You're by the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe, on. in 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. Talking Like about Hunter? hell. Are you talking about I'm Hunter? talking about my son, Beau Biden. You're talking about I don't know Bo. I know Hunter. Yeah, you Hunter know got Bo. thrown. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He for wasn't dishonorably. cocaine use. We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial So do I. subjects. Well, you know, as the moderator, sir, I'm going to make I know, a but when judgment call somebody here. gets $3.5 million Okay, great. from the Let's talk mayor about- of Moscow, Let's talk about I think true. it's a Gentlemen, terrible that thing. report is. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. His This own is a left-wing. FBI director This said is a the threat left-wing of problem. white supremacists. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got to be not kidding. militia. I paid $27 million. Show us your tax one year. returns. I went. You'll see it as soon as it's finished. You'll see it. I'm not going to answer the question Why because would you answer that because question? the You wanna question put a lot is of the new question Supreme Court is justice, the radical question, left. Will you Who shut is your- up, man? listen. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Folks, do you have any idea what this bomb's doing? तो आपने देखा एक दूसरे के ऊपर कैसे आरोप और कैसे शब्दों का प्रयोग, लायर कहा गया, पुतिन्स पपी कहा गया, शट अप जैसे शब्द एक दूसरे पर निजी हमले। बहस के दौरान यही हेडलाइंस इस डिबेट से निकली। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही चर्चा हो रही है। यहां सवाल यह भी है कि क्या दुनिया यही सब सुनने के लिए इस टीवी डिबेट का इंतजार कर रही थी? सार्वजनिक मंचों पर बहस के गिरते स्तर की चर्चा, जैसे आजकल हम अपने देश में करते हैं, वो क्या अब दुनिया का भी नया नॉर्मल बन चुका है? अब यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इस डिबेट के कुछ नियम कायदे बनाए गए थे, वो क्या थे। यह बहस कुल मिलाकर 90 मिनट की होनी थी, 1.5 घंटे की बहस थी। डिबेट के लिए 6 विषय यानी 6 सब्जेक्ट्स तय किए गए थे, जिन पर दोनों उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखना था और हर विषय को 15 मिनट दिए गए थे। 15 मिनट, 15 इंटू 6, 90 मिनट का ये डिबेट था। आपकी स्क्रीन पर अब वो 6 विषय हैं जिन पर इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों उम्मीदवारों का कामकाज कैसा है, कोरोना पैंडेमिक के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इलेक्शन इंटेग्रिटी यानी चुनावी अखंडता के बारे में, अमेरिकी शहरों में हुई जातीय हिंसा के बारे में। ये वो मुद्दे हैं जिनका अमेरिकी जनता से बहुत गहरा सरोकार है। इन मुद्दों पर सार्थक बहस होती है, तब अमेरिकी वोटर किसी कैंडिडेट के प्रति अपनी राय बना पाता है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल 74 वर्ष के ट्रंप और 77 वर्ष के बाइडेन के बीच 90 मिनट तक हुआ, उससे साफ लगता है कि किसी की बात सुनने की सहन शक्ति हम खोते जा रहे हैं। ना तो ये सहन शक्ति अब हमारे देश में है और ना ही ये अमेरिका जैसी सोसाइटी में है। रेटिंग जो आई है
वो गिरी है। अब आपको टीवी रेटिंग्स के बारे में बता देते हैं कि टीवी रेटिंग इस जो डिबेट है, इस डिबेट की टीवी रेटिंग गिरी है। 2016 के मुकाबले इस टीवी रेटिंग की जो रेटिंग है वो 36% उसमें कमी आई है। आज हमने आपको अमेरिका में डिबेट के गिरते स्तर के बारे में बताया है। कल आपको अमेरिका में होने वाले इस प्रेसिडेंशियल डिबेट का इतिहास हम बताएंगे, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में टीवी डिबेट्स के लिए नेता जिस तरह की तैयारी आज करके आते हैं, अमेरिका के नेताओं ने टीवी डिबेट्स के लिए इस तरह की तैयारी 6 दशक पहले ही शुरू कर दी थी, 60 साल पहले। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों पर आधारित यह बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण होगा, जिसमें हम आपको कल यह बताएंगे कि अमेरिका में टेलीविजन पर पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट 1960 के दशक में कब हुआ था, उस डिबेट में क्या हुआ था और कैसे यह डिबेट जो है वो अमेरिका को एक नए युग में लेकर गया था, यह हम आपको कल बताएंगे। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी किस देश ने बनाई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने मां के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने मां के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव।
कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो।
आज तो हाँ पता है। आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है। आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं
जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल ने 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1954 में आज ही के दिन दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी और उसका नाम था USS नॉटिलस। परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर की ऊर्जा से चलती है और ये ऊर्जा डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इस पनडुब्बी को वर्ष 1980 में सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद इसे अमेरिका के कनेक्टिकट में म्यूजियम ऑफ सबमरीन हिस्ट्री में रखा गया है और आज भी इसे देखने के लिए हर साल लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर आते हैं। भारत की नौसेना के पास भी 17 पनडुब्बी हैं और इनमें से INS चक्र और INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि और लेखक जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1207 में हुआ था। उनकी लिखी कविताओं की 6 किताबों की सीरीज को मसनवी कहा जाता है। ये फारसी भाषा में लिखी सूफी साहित्य की सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। रूमी की रचनाओं का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और रूमी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वो आप खुद हैं। मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म वर्ष 1922 में आज ही के दिन हुआ था। 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 42 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें आनंद, गुड्डी, बावर्ची, गोलमाल, चुपके चुपके और मिली प्रमुख हैं। उन्होंने सामाजिक संदेश देने वाली साफ सुथरी फिल्में हमेशा बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कैमरामैन और वीडियो एडिटर के तौर पर की थी और उन्हें वर्ष 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फिर 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1917 में आज ही के दिन अमेरिकी मीडिया प्रोप्राइटर इरविंग बर्लिन कान का जन्म हुआ था। अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जिसने आगे चलकर टेलीप्रॉम्प्टर बनाया था। पुराने जमाने में किसी भी वक्ता या टेलीविजन परफॉर्मर को अपना पूरा भाषण याद करना पड़ता था या फिर वो कार्ड्स पर या कागज पर कुछ सांकेतिक शब्द लिख लेते थे ताकि भाषण देते समय कुछ भूल ना जाए। इस मुश्किल को टेलीप्रॉम्प्टर ने आसान कर दिया। टेलीप्रॉम्प्टर एक तरह की डिस्प्ले मशीन होती है जिसमें प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के साथ लगी एक स्क्रीन पर शब्द आते रहते हैं और कोई भी वक्ता टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रीन को देखते हुए अपना पूरा भाषण पढ़ सकता है। अब उसे याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल्स में भी खबरें पढ़ने के लिए अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल होता है और इस समय भी आप
जो मुझे सुन रहे हैं, यहां पर भी इस स्टूडियो में भी हम अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे में सब कुछ याद रखना संभव नहीं होता। इसलिए ये बहुत बड़ी मुश्किल टेलीप्रॉम्प्टर ने आसान कर दी है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो न्याय की उम्मीद भी न रखें। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो में आज कई बड़ी खबरें होंगी। हम आपको बता